प्रश्न 51 पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 1 बी 2 ऑफ सी 3 डी 4। सही उत्तर सी 3। व्याख्या पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: संख्या पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, जीवभार पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास और ऊर्जा पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 52 कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड सदैव सीधा अपराइट होता है? विकल्प ए संख्या पिरामिड, बी जीवभार पिरामिड, सी ऊर्जा पिरामिड, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर सी ऊर्जा पिरामिड। व्याख्या ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा अपराइट होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 53 नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प ए नाइट्रीकरण, बी विनाइट्रीकरण, सी अमोनीकरण, डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सही उत्तर डी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। व्याख्या नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया कुछ जीवाणुओं और नीलहरित शैवाल द्वारा की जाती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 54 निम्नलिखित में से कौन सा एक तलछटी चक्र सेडिमेंट्री साइकिल है? विकल्प ए नाइट्रोजन चक्र, बी कार्बन चक्र, सी फास्फोरस चक्र, डी ऑक्सीजन चक्र। सही उत्तर सी फास्फोरस चक्र। व्याख्या फास्फोरस चक्र एक तलछटी चक्र सेडिमेंट्री साइकिल है। तलछटी चक्र वे जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं जिनमें मुख्य भंडार भूमि और अवसादी चट्टानें होती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय चक्र गैसीय साइकिल है? विकल्प ए फास्फोरस चक्र, बी सल्फर चक्र, सी कार्बन चक्र, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर सी कार्बन चक्र। व्याख्या कार्बन चक्र एक गैसीय चक्र गैसीय साइकिल है। गैसीय चक्र वे जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं जिनमें मुख्य भंडार वायुमंडल या महासागर होता है। नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र भी गैसीय चक्र हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 56 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD कब अपनाया गया था? विकल्प ए 1992, बी 1995, सी 2000, डी 2002। सही उत्तर ए 1992। व्याख्या जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। यह जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 57 भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? विकल्प ए 2000, बी 2000, 2 सी 2000, 5 डी 2010। सही उत्तर बी 2002। व्याख्या भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। यह अधिनियम जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 58 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कलकत्ता। सही उत्तर सी चेन्नई। व्याख्या राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। NBA जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 59 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है? विकल्प ए आवास का विनाश, बी प्रदूषण, सी आक्रामक प्रजातियां, डी शाकाहार। सही उत्तर डी शाकाहार। व्याख्या शाकाहार जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। आवास का विनाश, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के लिए मुख्य खतरे हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 60 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थानिक एंडेमिक प्रजाति का उदाहरण है? विकल्प ए बाघ, बी नीलगिरी तहर, सी गंगा डॉल्फिन, डी एशियाई हाथी। सही उत्तर बी
नीलगिरी तहर। व्याख्या। नीलगिरी तहर एक स्वस्थानिक एंडेमिक प्रजाति का उदाहरण है। स्वस्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। नीलगिरी तहर केवल पश्चिमी घाट में पाया जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 61 निम्नलिखित में से कौन सा एक संकटापन्न एंडेंजर्ड प्रजाति का उदाहरण है? विकल्प। ए कबूतर, बी कौवा, सी बाघ, डी चूहा। सही उत्तर सी बाघ। व्याख्या। बाघ एक संकटापन्न एंडेंजर्ड प्रजाति का उदाहरण है। संकटापन्न प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जिनके निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा होता है। बाघ को IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 62 साइटी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा कब लागू हुआ? विकल्प। ए 1973, बी 1975, सी 1980, डी 1985। सही उत्तर बी 1975। व्याख्या। साइटे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1975 में लागू हुआ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करना है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 63 निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीनहाउस गैस मीथेन का स्रोत है? विकल्प। ए धान के खेत, बी जीवाश्म ईंधन का दहन, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी जंगल की आग। सही उत्तर ए धान के खेत। व्याख्या। धान के खेत ग्रीनहाउस गैस मीथेन CH4 का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक ऊष्मा को रोकती है। आपका अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट है? विकल्प। ए पौधे, बी जानवर, सी सूक्ष्मजीव, डी तापमान। सही उत्तर डी तापमान। व्याख्या। तापमान एक अजैविक घटक एबियोटिक कंपोनेंट है। अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक होते हैं जैसे कि तापमान, प्रकाश, जल, मिट्टी और वायु। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 65 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट है? विकल्प। ए प्रकाश, बी जल, सी जीवाणु, डी तापमान। सही उत्तर सी जीवाणु। व्याख्या। जीवाणु एक जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट है। जैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित घटक होते हैं जैसे कि पौधे, जानवर, कवक और सूक्ष्मजीव। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 66 पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विकल्प। ए चंद्रमा, बी तारे, सी सूर्य, डी पृथ्वी। सही उत्तर सी सूर्य। व्याख्या। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आधार बनाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 67 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? विकल्प। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर बी कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित होती है। पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 68 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? विकल्प। ए गंगा के मैदान, बी सुंदरबन, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। सही उत्तर सी पश्चिमी घाट। व्याख्या। पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है। यहाँ पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है जिनमें कई स्थानिक प्रजातियां भी शामिल हैं। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण इसे खतरा भी है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न। 69 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थानीय संरक्षण इन सिचु कंजर्वेशन का उदाहरण नहीं है? विकल्प। ए राष्ट्रीय उद्यान, बी वन्यजीव अभयारण्य, सी जीव मंडल भंडार, डी बीज बैंक। सही उत्तर जी बीज बैंक। व्याख्या। बीज बैंक स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण नहीं है, यह बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है।
स्वस्थानी संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर, जैसे बीज बैंक, चिड़ियाघर या वानस्पतिक उद्यान में संरक्षित किया जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 70 भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल भंडार बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? विकल्प ए नीलगिरी, बी नंदा देवी, सी मन्नार की खाड़ी, डी सुंदरबन। सही उत्तर सी मन्नार की खाड़ी। व्याख्या मन्नार की खाड़ी भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल भंडार बायोस्फीयर रिजर्व है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ समुद्री गाय, डुगोंग, समुद्री कछुए और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 71 प्रोजेक्ट हंगुल किस जानवर के संरक्षण से संबंधित है? विकल्प ए बाघ, बी हाथी, सी कश्मीरी हिरण, डी गैंडा। सही उत्तर सी कश्मीरी हिरण। व्याख्या प्रोजेक्ट हंगुल कश्मीरी हिरण हंगुल के संरक्षण से संबंधित है। हंगुल जम्मू और कश्मीर का राज्य पशु है और ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इस परियोजना का उद्देश्य हंगुल की आबादी को बढ़ाना और उसके आवास को संरक्षित करना है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 72 निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी का उदाहरण है? विकल्प ए एक वन में विभिन्न प्रकार के पेड़, बी एक तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियां, सी एक ही प्रजाति के कुत्तों की विभिन्न नस्लें, डी एक खेत में उगने वाले गेहूं के पौधे। सही उत्तर सी एक ही प्रजाति के कुत्तों की विभिन्न नस्लें। व्याख्या एक ही प्रजाति के कुत्तों की विभिन्न नस्लें आनुवंशिक विविधता जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक उदाहरण है। आनुवंशिक विविधता एक ही प्रजाति के भीतर जीन में विविधता को दर्शाती है। यह विविधता प्रजातियों को बदलते परिवेश के अनुकूल होने में मदद करती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 73 निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? विकल्प ए आवास का विनाश, बी प्रदूषण, सी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, डी वृक्षारोपण। सही उत्तर डी वृक्षारोपण। व्याख्या वृक्षारोपण जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, बल्कि ये जैव विविधता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। आवास का विनाश, प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 74 निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क है? विकल्प ए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बी मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर बी मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और समुद्री जैव विविधता जैसे कि प्रवाल भित्तियों, समुद्री घासों और विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों का संरक्षण करता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 75 भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? विकल्प ए 1952, बी 1972, सी 1982, डी 1992। सही उत्तर बी 1972। व्याख्या भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। यह अधिनियम वन्यजीवों के संरक्षण और उनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान की गई है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 76 जैव विविधता शब्द किस भाषा से लिया गया है? विकल्प ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी ग्रीक। सही उत्तर सी अंग्रेजी। व्याख्या जैव विविधता शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द बायोडाइवर्सिटी का हिंदी अनुवाद है। बायोडाइवर्सिटी शब्द दो ग्रीक शब्दों बायोस जीवन और डाइवर्सिटास विविधता से मिलकर बना है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 77 निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली की प्रजाति भारत में लुप्तप्राय एंडेंजर्ड है? विकल्प ए रोहू, बी कतला, सी महाशीर, डी हिल्सा। सही उत्तर सी महाशीर। व्याख्या महाशीर मछली की एक प्रजाति है जो भारत में लुप्तप्राय एंडेंजर्ड है। यह मुख्य रूप से हिमालयी नदियों में पाई जाती है। आवास के नुकसान और अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण इसकी आबादी में गिरावट आई है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 78 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता का प्रत्यक्ष उपयोग मूल्य डायरेक्ट यूज वैल्यू है? विकल्प ए बाढ़ नियंत्रण, बी मिट्टी का संरक्षण, सी लकड़ी और भोजन, डी जलवायु विनियमन।
सही उत्तर सी लकड़ी और भोजन। व्याख्या लकड़ी और भोजन जैव विविधता का प्रत्यक्ष उपयोग मूल्य डायरेक्ट यूज वैल्यू है। प्रत्यक्ष उपयोग मूल्य उन लाभों को संदर्भित करता है जो सीधे जैव विविधता से प्राप्त होते हैं, जैसे कि भोजन, लकड़ी, दवाएं और अन्य उत्पाद। आपका अगला सवाल है प्रश्न 79 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य इनडायरेक्ट यूज वैल्यू है? विकल्प ए दवाएं, बी ईंधन, सी परागण, डी रेशा। सही उत्तर सी परागण। व्याख्या परागण जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य इनडायरेक्ट यूज वैल्यू है। अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य उन लाभों को संदर्भित करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के माध्यम से जैव विविधता से प्राप्त होते हैं, जैसे कि परागण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी का संरक्षण और जलवायु विनियमन। आपका अगला सवाल है प्रश्न 80 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता का नैतिक मूल्य एथिकल वैल्यू है? विकल्प ए पर्यटन, बी मनोरंजन, सी प्रत्येक प्रजाति का जीने का अधिकार, डी अनुसंधान। सही उत्तर सी प्रत्येक प्रजाति का जीने का अधिकार। व्याख्या प्रत्येक प्रजाति का जीने का अधिकार जैव विविधता का नैतिक मूल्य एथिकल वैल्यू है। नैतिक मूल्य इस विश्वास को संदर्भित करता है कि प्रत्येक प्रजाति का उसके आर्थिक या पारिस्थितिक मूल्य की परवाह किए बिना जीने का अधिकार है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 81 निम्नलिखित में से कौन सा एक संकटापन्न एंडेंजर्ड पौधे का उदाहरण है? विकल्प ए नीम, बी तुलसी, सी सर्पगंधा, डी पीपल। सही उत्तर सी सर्पगंधा। व्याख्या सर्पगंधा एक संकटापन्न एंडेंजर्ड पौधे का उदाहरण है। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अत्यधिक दोहन और आवास के नुकसान के कारण यह पौधा खतरे में है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 82 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता समृद्ध देश है? विकल्प ए सऊदी अरब, बी कनाडा, सी ब्राजील, डी रूस। सही उत्तर सी ब्राजील। व्याख्या ब्राजील एक जैव विविधता समृद्ध देश है। यहाँ दुनिया में पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। अमेजन वर्षावन, जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है, ब्राजील में स्थित है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 83 निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जैव विविधता संरक्षण में सहायक है? विकल्प ए वनों की कटाई, बी प्रदूषण फैलाना, सी वन्य जीवों का अवैध शिकार, डी जैविक खेती। सही उत्तर डी जैविक खेती। व्याख्या जैविक खेती जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, जो जैव विविधता के लिए हानिकारक होते हैं। जैविक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता को भी बढ़ावा देती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 84 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? विकल्प ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। यह बाघों की आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 85 निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन का उदाहरण है? विकल्प ए एक खेत में फसलों का उगना, बी एक खाली भूमि पर धीरे धीरे जंगल का विकसित होना, सी एक तालाब में मछलियों का प्रजनन, डी एक वन में पेड़ों का गिरना। सही उत्तर बी एक खाली भूमि पर धीरे धीरे जंगल का विकसित होना। व्याख्या एक खाली भूमि पर धीरे धीरे जंगल का विकसित होना पारिस्थितिकी अनुक्रमण इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक उदाहरण है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन होता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 86 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक अनुक्रमण प्राइमरी सक्सेशन का उदाहरण है? विकल्प ए आग लगने के बाद वन का पुनर्विकास, बी बाढ़ के बाद वन का पुनर्विकास, सी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा पर वनस्पति का उगना, डी खेती के बाद खाली छोड़ी गई भूमि पर वनस्पति का उगना। सही उत्तर सी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा पर वनस्पति का उगना। व्याख्या ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा पर वनस्पति का उगना प्राथमिक अनुक्रमण प्राइमरी सक्सेशन का एक उदाहरण है।
प्राथमिक अनुक्रमण उस क्षेत्र में शुरू होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे कि नवनिर्मित ज्वालामुखी द्वीप या हिमनद द्वारा पीछे छोड़ी गई चट्टानें। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 87 निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन का उदाहरण है? विकल्प ए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा पर वनस्पति का उगना, बी हिमनद द्वारा पीछे छोड़ी गई चट्टानों पर वनस्पति का उगना, सी आग लगने के बाद वन का पुनर्विकास, डी नवनिर्मित ज्वालामुखी द्वीप पर वनस्पति का उगना। सही उत्तर सी आग लगने के बाद वन का पुनर्विकास। व्याख्या आग लगने के बाद वन का पुनर्विकास द्वितीयक अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन का एक उदाहरण है। द्वितीयक अनुक्रमण उस क्षेत्र में शुरू होता है जहां पहले जीवन मौजूद था, लेकिन किसी प्राकृतिक या मानवीय आपदा जैसे कि आग, बाढ़ या खेती के कारण नष्ट हो गया था। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 88 निम्नलिखित में से कौन सा एक चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी का उदाहरण है? विकल्प ए एक नवजात शिशु, बी एक बढ़ता हुआ किशोर, सी एक परिपक्व वन, डी एक नवविकसित तालाब। सही उत्तर सी एक परिपक्व वन। व्याख्या एक परिपक्व वन एक चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी का एक उदाहरण है। चरम समुदाय पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अंतिम चरण है, जिसमें प्रजातियों की संरचना स्थिर हो जाती है और जब तक कोई बड़ा विक्षोभ न हो तब तक अपरिवर्तित रहती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 89 निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी ऑटोट्रोफ का उदाहरण है? विकल्प ए गाय, बी मनुष्य, सी हरे पौधे, डी मशरूम। सही उत्तर सी हरे पौधे। व्याख्या हरे पौधे स्वपोषी ऑटोट्रॉफ का एक उदाहरण है। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 90 निम्नलिखित में से कौन सा एक परपोषी हेट्रोट्रॉफ का उदाहरण है? विकल्प ए शैवाल, बी फर्न, सी शेर, डी घास। सही उत्तर सी शेर। व्याख्या शेर एक परपोषी हेट्रोट्रॉफ का एक उदाहरण है। परपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि जानवर, कवक और कुछ जीवाणु। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 91 निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक डिकम्पोजर नहीं है? विकल्प ए जीवाणु, बी कवक, सी केंचुआ, डी चील। सही उत्तर डी चील। व्याख्या चील एक अपघटक डिकम्पोजर नहीं है। चील एक मांसाहारी पक्षी है जो मुख्य रूप से जीवित या मृत जानवरों को खाता है। अपघटक वे जीव होते हैं जो मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 92 निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है? विकल्प ए सूर्य अपघटक उपभोक्ता उत्पादक, बी सूर्य उपभोक्ता उत्पादक अपघटक, सी सूर्य उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, डी सूर्य उत्पादक अपघटक उपभोक्ता। सही उत्तर सी सूर्य उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। व्याख्या पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम सूर्य उत्पादक उपभोक्ता अपघटक है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। उत्पादक हरे पौधे सूर्य के प्रकाश। उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटक मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पोषक तत्वों को वापस पारिस्थितिकी तंत्र में छोड़ देते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 93 निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन का उदाहरण है? विकल्प ए सूर्य जल मछली मनुष्य, बी घास टिड्डा मेंढक सांप बाज, सी मिट्टी केंचुआ जीवाणु कवक, डी वायु वर्षा मिट्टी पौधे। सही उत्तर बी घास टिड्डा मेंढक सांप बाज। व्याख्या घास टिड्डा मेंढक सांप बाज एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन का उदाहरण है। खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। इस खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता, सांप तृतीयक उपभोक्ता और बाज सर्वोच्च उपभोक्ता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 94 निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य जाल फूड वेब का घटक नहीं है? विकल्प ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी सूर्य। सही उत्तर डी सूर्य। व्याख्या सूर्य एक खाद्य जाल फूड वेब का घटक नहीं है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है जो खाद्य जाल को चलाता है, लेकिन यह खाद्य जाल का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है।
खाद्य जाल एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 95 निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड का प्रकार नहीं है? विकल्प ए संख्या पिरामिड, बी जीवभार पिरामिड, सी ऊर्जा पिरामिड, डी जल पिरामिड। सही उत्तर डी जल पिरामिड। व्याख्या जल पिरामिड एक पारिस्थितिकी पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड का प्रकार नहीं है। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं: संख्या पिरामिड, जीवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। ये पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के बीच संबंधों को दर्शाते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 96 संख्या पिरामिड पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या दर्शाता है? विकल्प ए प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की कुल संख्या, बी प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों का कुल शुष्क भार, सी प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा, डी प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों का आकार। सही उत्तर ए प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की कुल संख्या। व्याख्या संख्या पिरामिड पिरामिड ऑफ नंबर्स प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की कुल संख्या दर्शाता है। यह पिरामिड आमतौर पर सीधा होता है, जिसमें उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक और सर्वोच्च उपभोक्ताओं की संख्या सबसे कम होती है। हालांकि कुछ मामलों में ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि एक पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में, जहां एक पेड़ उत्पादक कई जीवों उपभोक्ताओं का समर्थन कर सकता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 97 जीवभार पिरामिड पिरामिड ऑफ बायोमास क्या दर्शाता है? विकल्प ए प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की कुल संख्या, बी प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों का कुल शुष्क भार, सी प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा, डी प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों का आकार। सही उत्तर बी प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों का कुल शुष्क भार। व्याख्या जीवभार पिरामिड पिरामिड ऑफ बायोमास प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों का कुल शुष्क भार दर्शाता है। यह पिरामिड आमतौर पर सीधा होता है, जिसमें उत्पादकों का जीवभार सबसे अधिक और सर्वोच्च उपभोक्ताओं का जीवभार सबसे कम होता है। यह पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 98 ऊर्जा पिरामिड पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या दर्शाता है? विकल्प ए प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की कुल संख्या, बी प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों का कुल शुष्क भार, सी प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा, डी प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों का आकार। सही उत्तर सी प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा। व्याख्या ऊर्जा पिरामिड पिरामिड ऑफ एनर्जी प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा दर्शाता है। यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। उत्पादकों में सबसे अधिक ऊर्जा होती है और सर्वोच्च उपभोक्ताओं में सबसे कम। यह पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 99 निम्नलिखित में से कौन सा एक 10% नियम 10% लॉ से संबंधित है? विकल्प ए संख्या पिरामिड, बी जीवभार पिरामिड, सी ऊर्जा पिरामिड, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर सी ऊर्जा पिरामिड। व्याख्या 10% नियम 10% लॉ ऊर्जा पिरामिड से संबंधित है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषी स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा श्वसन, ऊष्मा और अन्य जैविक क्रियाओं में खर्च हो जाती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 100 जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है? विकल्प ए अधिक से अधिक पेड़ लगाना, बी प्रदूषण को कम करना, सी प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, डी लुप्तप्राय प्रजातियों का प्रजनन। सही उत्तर सी प्राकृतिक आवासों का संरक्षण। व्याख्या जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति प्राकृतिक आवासों का संरक्षण है। जब प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं तो उनमें रहने वाली प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। इसलिए जैव विविधता को बचाने के लिए हमें जंगलों, घास के मैदानों, आर्द्र भूमि और अन्य प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अन्य रणनीतियां जैसे कि वृक्षारोपण, प्रदूषण को कम करना और लुप्तप्राय प्रजातियों का प्रजनन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राकृतिक आवासों का संरक्षण सर्वोपरि है।